हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धानी सुबह सुबह हॉल में बैठी अपने घर आने वाली अपनी मौसी की 5 बेटियों की खबर के बारे में सोच रही थी, जिसे सुनकर उसकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि पांचों ही 5 तरह की थी। पहली बेटी कविता खर्राटेबाज थी, दूसरी बेटी मिताली भुक्कड़, तीसरी बेटी रीता सोतड़ी और चौथी बेटी रेनू पुजारन और 5वीं बेटी शालू सिंगर। ये सब धानी सोच रही थी कि तभी उसकी माँ मालिनी हाथों में पूजा की थाली लिए उसके पास आकर कहती है, क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है जो मेरी 8 बजे तक सोने वाली बेटी 5 बजे ही उठ गई। माँ, आप सुबह सुबह मुझे ताने मारने आई हो तो प्लीज जाइए, मुझे अभी कुछ सुनने का मन नहीं है। और आप उठने की बात कर रही हैं, जब मैं पूरी रात सोई ही नहीं तो उठूंगी क्या? ऐसा क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया तेरे ऊपर जो तुझे पूरी रात नींद नहीं आई? पहाड़ तोड़ने वाली आप हैं। मैंने क्या किया? क्या माँ, आपने ही तो बताया था मौसी की 5 बेटियाँ घर में आने वाली हैं। अच्छा, तेरी उस बात से नींद उड़ी हुई है। अब जब उन लोगों ने खुद आने के लिए बोला है सामने से, तो क्या मना कर दूं? आखिरकार मैं भी कुछ उनकी लगती हूँ। माँ, तो आप उन्हीं के पास जाकर अपनी रिश्तेदारी निभाओ ना, उन्हें यहाँ क्यों बुला रही हो? सच में तेरा दिल बड़ा ही छोटा है। बेचारी कुछ दिनों के लिए आ रही है, उसमें भी तेरी जान जल रही है। अकेले ही पसरने की आदत हो गई है ना तुझे। माँ, आपको जो समझना है समझो। ठीक है, तो तू भी सुन ले, वो आने वाली नहीं है, आ रही हैं। वो भी आज। अपना हुलिया और मुंह दोनों ठीक कर ले, थोड़ी देर में पहुंचने ही वाली होंगी। और उनके सामने थोड़ा तमीज से रहा कर, सब तुझसे बड़ी हैं। मालिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और धानी भी अपने कमरे में तैयार होने निकल लेती है। कुछ समय बाद धानी कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है और नाश्ते के लिए टेबल पर बैठती है। तभी उसकी माँ मालिनी उसके लिए कचौड़ियाँ लेकर आती है, जिसे देखकर वो कहती है, क्या बात है माँ, आपके नाश्ते को देखकर तो भूख लग गई। तेरा सुबह सुबह ही मुंह बन गया, सोचा नाश्ता ही अच्छा खिला दूं। उतरा हुआ मुंह लेकर तू कॉलेज जाएगी तो तेरे दोस्त सोचेंगे तू पिट कर आई है घर से। क्या माँ, आप भी ना कुछ भी बोलती हो। सबको पता है कि आप मुझ पे कभी हाथ नहीं उठा सकती। क्यों उठाऊं? तू तो मेरी प्यारी बेटी है ना, बस ऐसे ही प्यार से अपनी मौसी की बेटियों के साथ भी रही हो। ठीक है माँ, मुझे कोई शौक थोड़ी ना चढ़ा है किसी से भी लड़ने भिड़ने का। जब वो लोग मुझे अपनी हरकतों से परेशान करती हैं, तो मैं भी उन्हें सुना देती हूँ। अच्छा जी, ठीक है, अब तू जल्दी से नाश्ता कर ले, वरना अगर वो लोग आ गई तो तू ठीक से कुछ खा पी भी नहीं पाएगी। सही कह रही हो माँ आप। धानी इतना कहकर जैसे ही खाने का पहला निवाला तोड़कर मुंह में रखने को होती है, तभी उसकी मौसी की 5 बेटियां उसके घर पहुंचकर दरवाजे पर खड़ी होकर एक साथ कहती है, मौसी जी हम आ गए। ये कहकर 5 अपना बैग उठाकर अंदर आती हैं, जिन्हें देखते ही धानी के होश उड़ जाते हैं। तभी उन 5 में से मिताली की नजर धानी की प्लेट में रखी कचौड़ियों पर जाती है, जिसे देखते ही वो अपना बैग छोड़कर जाकर डाइनिंग टेबल पर रखी कचौड़ियाँ खाना शुरू करती है। ये देखकर उसकी बड़ी बहन कविता कहती है, मिताली, तुम ये क्या कर रही हो? आते ही खाने पर टूट पड़ी। दीदी, आप तो जानती हो ना, मुझसे खाना देखकर बिल्कुल भी नहीं रुका जाता, वो भी मौसी के हाथ की इतनी टेस्टी कचौड़ी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हाथ मुंह तो धो लेती। भुक्खड़ लोगों को हाथ धोने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो बस आगे खाना दिखना चाहिए। भूखों की तरह टूट पड़ते हैं। आते ही शुरुआत कर दी, आगे आगे देखो। जाने दीजिए दीदी, हो सकता है मिताली दीदी को ज्यादा भूख लगी हो। हाँ दीदी, धानी सही कह रही है। वैसे भी दीदी ने रास्ते में कहाँ कुछ नहीं खाया था, सिवाय 20 पैकेट चिप्स के। बताओ, 20 पैकेट चिप्स की भी कोई अहमियत नहीं है, उसके बाद भी ऐसे जानवरों की तरह खा रही है। हाँ दीदी, रीता दीदी सही कह रही है। वो दीदी हर जगह खाती नहीं है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, अब तुम सब अपनी दीदी की तरफदारी बंद करो। हाँ कविता सही कह रही है, अब बातें बंद करो और जाकर फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आराम भी कर लो, बातें बाद में कर लेना। और धानी, तुम नाश्ता कर लो। नहीं माँ, पेट भर गया मेरा, अब भूख नहीं है। कॉलेज जा रही हूँ, शाम को मिलती हूँ। धानी इतना कहकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और वो 5 बहनें भी अपना बैग उठाकर धानी के कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद शाम के समय धानी कॉलेज से घर आकर अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी मौसी की बेटी रीता
आराम से उसके बेड पर पसर कर सो रही है। शालू साउंड बजाकर जोर जोर से गाने गा रही है, जिसे देखकर वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, रीता दीदी मेरे कमरे में क्यों सो रही है? और वो सोने में इतनी मस्त है कि शालू दीदी के गाने से भी नहीं उठ रही। थक गई होगी इसलिए सो गई। कोई बात नहीं, इतना बड़ा बेड है, सब लोग आराम से आ जाएंगी। माँ, उनको पूरे दिन सोने के लिए भी बोलो ना तो भी सोती रहेंगी, इतनी सोतड़ू है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, तुझसे बड़ी है वो। अब मैं पढ़ाई कहाँ करूँ ये बताओ। तू हॉल में आकर पढ़ाई कर ले, उन दोनों को जो करना है करने दे। मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। मालिनी की बात सुनकर धानी अपनी किताबें लेकर हॉल में बैठकर पढ़ना शुरू करती है। वो पढ़ ही रही थी कि तभी उसे पूजा घर से जोर जोर से आरती की आवाज सुनाई देती है। तो वो पूजा घर में जाकर देखती है कि रेनू जोर जोर से आरती गा रही है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दीदी आप ये क्या कर रही है? आरती अपने घर में करनी है, पड़ोसियों के घर में नहीं। धानी आज तो रोक दिया, दोबारा मुझे आरती करते समय रोकना मत। ओम जय लक्ष्मी माता। अरे रुकिए लक्ष्मी माता, पहले मेरी बात सुनिए आप। क्या है धानी? दीदी आरती का समय निकल गया है तो आप रात को आरती करके भगवान को क्यों परेशान कर रही है? इतना पुजारन बनना अच्छी बात नहीं है। अब तुम मुझे पूजा करने के लिए भी रोकोगी क्या? मेरी मौसी का घर है, मैं कुछ भी करूं। मैंने कब मना किया? इतने में वहाँ मालिनी आती है और धानी व रेनू को बहस करते देखकर बोलती है, बस करो तुम दोनों, क्या आपस में लगी पड़ी हो? और तुमने सही कहा रेनू बेटा, ये तुम्हारा भी घर है। मतलब मैंने गलत कहा? ये कोई पूजा करने का समय है। अब उसका मन है, श्रद्धा है तो करने दे। सब इनकी मर्जी से ही होगा अब अपने घर में। धानी इतना कहकर गुस्से में सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ जाकर वो देखती है कि उसकी मौसी की चारों बेटियां कविता, मिताली, रीता और शालू पहले से ही सो रही है, जिन्हें देखकर वो अपने मन में कहती है, कुछ देर पहले यहाँ एक सो रही थी, अब देखो चारों एक दूसरे के ऊपर फैल कर सो रही है और जिसका कमरा है वो भाड़ में जाए। धानी पूरी रात सोफे पर बैठे बैठे निकाल देती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ धानी की परेशानियां भी बढ़ती जाती है। उसकी मौसी की बेटियां खुद जाने का नाम तक नहीं ले रही थी और वो अपनी माँ के डर से उन्हें जाने को बोल तक नहीं सकती थी। ऐसे ही थोड़ा समय निकलता है। तभी एक दिन सुबह के समय धानी पांचों के पास जाती है और अपने मन में कहती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनको बोलकर ही रहूंगी कि अपना बैग पैक करें और अपने घर को निकले, फिर चाहे मुझे माँ से सुनना ही क्यों ना पड़े। धानी अपने मन में ये सोच ही रही थी कि तभी कविता कहती है, क्या हुआ धानी, तुम हमारे पास आकर ऐसे बुत बन कर क्यों खड़ी हो? जो कहना है कहो ना, उसके बाद हम निकले। कहाँ निकले दीदी? आज हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। हे भगवान, कहीं मैं खुशी में पागल ना हो जाऊं। सच कहते हैं लोग, सुबह का बोला हुआ कभी कभी सच हो जाता है। मेरे बिना कहे ही सब कुछ हो गया। दीदी इतनी क्या जल्दी है, कुछ दिन और रुक जाते। अरे धानी तुम दुखी मत हो, हम बस एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, उसके बाद वापस आ जाएंगे, फिर 2-4 महीने आराम से रहेंगे। क्या? हाँ धानी। चारों इतना कहकर अपने अपने बैग उठाकर वापस चली जाती हैं और धानी उनकी एक हफ्ते बाद वापस आने की बात सुनकर अपना हाथ सर पर रखकर सोफे पर बैठ जाती है। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में रेशमा और कुंवर का प्यार हर दिन और हर लम्हा परवान चढ़ रहा था। वो सालों से ही एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े हुए थे। कई कस्में और वादे भी उन्होंने अपने प्यार के रिश्ते को साक्षी मानकर किए थे। इसी तरह खूबसूरत वक्त बीत रहा था और एक दिन उसी जगह वो दोनों बैठकर बातें करते हुए एक दूसरे से बोलते हैं, तुम्हारे साथ से हर एक लम्हा ऐसा लगता है मेरी जिंदगी कितनी हसीन है, इन पहाड़ों की तरह रेशमा। मेरी हर धड़कन में बस तुम हो और तुम ही मेरी जन्म जन्म की साथी भी रहोगी। लेकिन कुंवर जी, मुझे हमेशा डर लगता है कि जब आपके पिताजी को पता चलेगा कि मैं उन्हीं के इलाके की एक बंजारन हूँ तो क्या होगा। मैं आपको खोना नहीं चाहती और आपके बिना जीना तो मेरे लिए नामुमकिन है। मैं हर जन्म बस आपकी रहना चाहती हूँ। वो दोनों ये बोल ही रहे होते हैं कि तभी बंजारों का सरदार उनकी बातें सुन लेता है।
और वो गुस्से में कुंवर के घर जाकर उसके पिता से बोलता है। हुजूर, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है काली? तुझ जैसे बंजारे को मुझसे क्या काम पड़ गया? गुस्ताखी माफ हुजूर, वो आपके बेटे कुंवर मेरे कबीले की रेशमा को दिल दे बैठे हैं और न जाने वो दोनों किस हद तक जा चुके हैं। अभी भी वक्त है, अपने बेटे को संभाल लीजिए। क्या बक रहा है तू? अगर तेरी बात झूठी निकली तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकर चल मुझे तू वहाँ। अपनी बंदूक लेकर वीर कुंवर काली के साथ उसी जगह पर जाता है जहां वीर कुंवर उन दोनों को गले लगे हुए देखकर आग बबूला होकर बोलता है। कुंवर, तुम्हें यही सब करना था तो हमें कह देते, हम सैकड़ों लड़कियां अपने महल से तुम्हारे सामने खड़ी कर देते। लेकिन ये बंजारन कभी नहीं। अभी भी वक्त है, भूल जाओ इसे और चलो घर। पिताजी, मैं रेशमा से प्यार करता हूँ और वो भी मुझे चाहती है। उसके बंजारे होने से उसे प्यार करने का हक नहीं है क्या? आखिर है तो वो भी इंसान ही। मैं उसके बिना नहीं जी सकता और ना वो। आप हमारे प्यार को स्वीकार कर लीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। इस तरह कुंवर अपने पिता को बहुत समझाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और इस कारण नफरत की आग और अपनी झूठी शान के लिए वो अपने बेटे और रेशमा को गोली मार देता है, जिसके बाद रेशमा और कुंवर खून से लथपथ हो जाते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं। कुंवर, आज मैं सिर्फ तुमसे इस जिस्म से जुदा हो रही हूँ, लेकिन अगले जन्म मैं फिर तुमसे मिलूंगी। मेरी रूह तुम्हें वहाँ भी पहचान लेगी। इस जन्म ना सही, लेकिन अगले जन्म मैं तुम्हारी ही बनूंगी। पिताजी, आपने आज बेशक ही हमें मार दिया, लेकिन हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। अगले जन्म हमारा अधूरा प्यार जरूर पूरा होगा। इस तरह रेशमा और कुंवर का प्यार अधूरा रह जाता है और वो दोनों उसी पहाड़ों की वादियों में अपनी जान गंवा देते हैं, जिसके बाद कुदरत एक बार फिर उन दोनों को नया जन्म देकर अलग अलग नामों के साथ जन्म देता है और इस जन्म में कुंवर सागर के नाम से शहर में जन्म लेता है, तो वहीं रेशमा इस बार भी बंजारे के रूप में ही रश्मिका नाम से जन्म लेती है। सागर एक अच्छी सी कंपनी में काम करता है और वो सुबह ऑफिस के लिए रेडी होकर खुद से बोलता है। ना जाने कब तक सुबह मैं अकेले ही अपना सारा काम करूँगा। बचपन में माँ गुजर गई, रोज अपने लिए सब करना मेरे लिए मुश्किल है। आज मुझे सारिका से बात करनी ही पड़ेगी। इतना बोलकर सागर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है और ऑफिस जाता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड सारिका उसका वेट करती है और जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है तो उसे देखकर वो बोलती है। क्या सागर, आज फिर से तुम लेट हो गए। इस कंपनी में तुम्हें छोड़कर कोई भी लेट नहीं आता, तो तुम आखिर ऐसा क्यों करते हो? क्या मैं जान सकती हूँ? बाकी सबके घर में उनकी माँ या वाइफ उन्हें खाना बनाकर ब्रेकफास्ट बनाकर देती हैं, लेकिन मुझे अपना सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। जब से माँ गई हैं तब से। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऑफिस लेट ना हूँ तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड से वाइफ क्यों नहीं बन जाती? आखिर हम दोनों को काफी वक्त हो गया है एक साथ। हाँ हाँ, समझ गई मैं तुम्हारी बात। बहुत जल्दी ही तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। ओके, आई लव यू। अब अपना मूड सही कर लो। इस तरह कुछ वक्त बीतता है, जिसके बाद सागर और सारिका एक दूसरे से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और सागर सारिका को अपने घर ले आता है और तभी उसकी वाइफ सारिका उसे देखकर बोलती है। वाओ हनी, तुम कितनी वंडरफुल पेंटिंग करते हो। आज तक मुझे इसके बारे में नहीं बताया, क्यों? वो बस खाली टाइम में मन कर गया तो बना लिया। अब अपनी वाइफ की सुंदर सी पेंटिंग बनाओ। ओके डार्लिंग, उस चेयर पर जाकर बैठ जाओ। सारिका जाकर चेयर पर बैठ जाती है और सागर उसकी पेंटिंग बनाना शुरू करता है, लेकिन उसकी उंगलियों से सारिका का नहीं बल्कि उसकी पिछले जन्म की प्रेमिका यानी रेशमा की पेंटिंग बन जाती है और कुछ ही देर में पेंटिंग पूरी होती है और जैसे ही सारिका उस पेंटिंग को आकर देखती है तो वो चौंक कर बोलती है। हनी, ये तो मैं हूँ ही नहीं, जरा भी नहीं। ये तुमने किसकी सूरत बनाई है? तुम इसे जानते हो क्या? सच बोलो, अगर तुम इससे प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। नो यार सारिका, आई रियली डोंट नो। पता नहीं मेरे हाथ से कैसे बन गया। और तुम ऐसा वैसा कुछ मत सोचो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी वाइफ हो एंड आई लव यू। इस तरह सागर अपनी वाइफ सारिका को समझाता है। वक्त बीतता जाता है और एक दिन उसके शहर में कुछ बंजारे आते हैं
जिसमें रेशमा यानी रश्मिका भी थी। सारिका को उसकी पड़ोसन बंजारों के डांस के बारे में बताती है, जिसके बाद सारिका अपने पति सागर से बोलती है। हनी, तुम्हें पता है हमारे शहर में कुछ बंजारे आए हैं और मुझे हमारे नेबर्स ने बताया कि वो लोग बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। सो प्लीज आज ऑफिस से छुट्टी ले लो ना, हम डांस देखने चलते हैं प्लीज। ओके डार्लिंग, लेकिन अभी वक्त है, हम शाम को चलेंगे, तुम रेडी हो जाओ। ओके। इस तरह शाम होती है और दोनों बंजारों का डांस देखने के लिए उसी जगह पर पहुंचते हैं। और जैसे ही सागर की नजर रश्मिका पर पड़ती है तो वो अपने मन में बोलता है, ये तो वही चेहरा है जो मेरे हाथ से उस दिन पेंटिंग बनाते हुए बना था। हूबहू वही आंखें, सब कुछ। ये कैसे हो सकता है? सागर, ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन तुमने पेंटिंग में बनाई थी। सागर उन बंजारों के डांस के खत्म होने का वेट करता है और जैसे ही डांस खत्म होता है वो उसके पास जाकर बोलता है, रेशमा। रेशमा नहीं, रश्मिका नाम है मेरा। और तुम्हें देखकर ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बरसों से जानती हो तुम्हें। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैंने तुम्हें बिना देखे ही तुम्हारी पेंटिंग कैसे बना ली थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन दोनों की बातें सुनकर सारिका को अपने पति सागर को खो देने का डर मन में बैठ जाता है और वो सागर को वहाँ से लेकर चली जाती है। और कुछ ही देर में रात होती है और रश्मिका अपने बंजारों के बीच में सो रही होती है कि तभी अचानक आधी रात को उसे वही सपना आता है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो बोलती है, फिर से वही सपना। बचपन से मैं यही सपना देखती आ रही हूँ, लेकिन आज मैंने ये सपना साफ साफ देखा। उस सपने में मैं खुद थी और वो इंसान भी था जिसने आज मुझे रेशमा कहकर बुलाया था। लेकिन क्या मतलब है इन सब का? और वो पहाड़, ये सब क्या है? मुझे इन सब के बारे में पता लगाना होगा। आखिर मेरे सपने का राज क्या है? अगली ही सुबह रश्मिका उसी पहाड़ के पास पहुंचती है और चारों तरफ देखती है। तभी उसकी नजर उसी जगह पर पड़ती है जहां वो पिछले जन्म में मरे होते हैं और उसके बाद उसे सब कुछ याद आता है और वो बोलती है, कुंवर जी, मुझे सब याद आ गया है, सब समझ आ गया है। मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। इतना बोलकर वो कुंवर यानी कि सागर का घर ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है, कुंवर जी, मुझे सब याद आ गया है कि पिछले जन्म में कैसे हमारा प्यार अधूरा रह गया था। कुंवर, ये तो वही नाम है जो एक बार मेरे मुंह से भी निकला था। याद कीजिए, मैं रेशमा, आपकी रेशमा। आपने आज मुझे इसी नाम से पुकारा था ना। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं हो सकता कि आप मुझे भूल जाएं। उसके बोलने पर सागर अपने दिमाग पर जोर डालता है और सब कुछ याद करने की कोशिश करता है और अपने बनाए उसी तस्वीर को देखता है, जिसके बाद उसे सब कुछ याद आता है और वो रश्मिका के पास जाकर उसे गले से लगा के बोलता है, रेशमा, मुझे सब कुछ याद आ गया है कि किस तरह मेरे पिता ने हमें मार दिया था। हमारा प्यार जीत गया। पिछले जन्म ना सही, इस जन्म तुम मेरी हो। सागर रेशमा के साथ भावुक हो जाता है और अचानक उसे अपनी वाइफ सारिका को दिया हुआ वादा याद आता है और वो अपनी वाइफ सारिका के पास जाकर उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है, मेरा तो सागर से इस जन्म से रिश्ता है, लेकिन इन दोनों का रिश्ता तो पिछले जन्म से है। भले ही मैं इस जन्म में सागर की लीगल वाइफ हूँ, लेकिन रेशमा का रिश्ता पिछले जन्म से है। मैं तुम्हें दुख देकर अपना पिछले जन्म का वादा पूरा नहीं कर सकता। सागर, मुझे पता है कि पहला प्यार भुलाना आसान नहीं होता। जिस तरह तुम मेरा पहला प्यार हो, उसी तरह रेशमा तुम्हारा पिछले जन्म का प्यार है। इसलिए तुम अपना वादा निभाओ। मुझे तुम्हारे और रेशमा की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ और ये कुदरत का ही इशारा है कि रेशमा दोनों जन्म में तुम्हारे लिए बंजारा नहीं जन्मी। अपनी बीवी की बात को सुनकर सागर के मन को तसल्ली मिल जाती है। एक छोटे से मंदिर में सारिका अपनी रजामंदी से रेशमा यानी कि रश्मिका से अपने पति की शादी करवा देती है, जिसके बाद वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। सुशांत हॉल में बैठा होता है और उसकी पलकें आंसुओं से भीगी होती है, क्योंकि वो बेचारा बैठे बैठे प्याज जो काट रहा होता है और खुद से बोलता है, मेरे घर वालों को मैं हंसता खेलता रास नहीं आ रहा था, इसीलिए कर दी शादी।
अब बैठ के लहसुन प्याज छीलो और क्या। अरे प्याज कटे के नहीं, सब्जी आज ही बनानी है, कल नहीं। और क्या अपने आप में बड़बड़ाए जा रहे हो? मैं तो ये कह रहा था, ये सब्जियाँ काटना कितना मुश्किल काम है ना, तुम कैसे कर लेती हो यार। बस बस रहने दो तुम तो। तुम्हें पता है आज मेरे सपने में निक्की आई थी। कौन निक्की? निक्की मेरी बहन, तुम्हारी साली। हाँ अपनी निक्की। अच्छा क्या कह रही थी? दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से आवाज आती है। जीजू सुनो ना। हाँ नोटी, निक्की की आवाज निकालकर मेरा मूड बनाने की कोशिश कर रही हो ना। लेकिन मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। दीदी मैं यहाँ हूँ। जैसे ही ये आवाज आती है दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ निक्की अपना सूटकेस लेकर उदास सा चेहरा बनाए खड़ी होती है और भागकर दोनों की तरफ आती है, जिसे देखकर सुशांत अपनी दोनों बाहें उसे गले लगाने के लिए फैला लेता है। लेकिन निक्की आकर चंचल के गले लग जाती है और ये देखकर सुशांत एकदम से अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, अरे वाह साली साहिबा, तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी है, अभी चंचल तुम्हारी ही बातें कर रही थी। अरे आप चुप करिए। निक्की क्या हुआ? तो सुबह सुबह यहाँ, वो भी सामान के साथ, क्या बात है? वो जीजू मुझे शादी करनी है। हाँ मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। हाँ बोलो कब करनी है, मैं सब तैयारी करवा दूंगा। मुझे शादी करनी है जीजू, लेकिन अपनी पसंद से, और माँ जबरदस्ती अपने पसंद के लड़के से करवाना चाहती है। इसीलिए मेरी उनसे बहस हो गई और मैं सारा सामान पैक करके यहाँ पर आ गई। खुशी देकर बड़ी जल्दी झेल ली। भगवान हर किसी को अपनी साली पसंद होती है, तो आप डायरेक्ट साली से ही शादी क्यों नहीं करवाते? बाद में जब हमें वो पसंद आती है तो जालिम जमाना हम जैसों को ठरकी बुलाता है। अरे कौन सी दुनिया में खो गए? वो कुछ कह रही है, सुन भी रहे हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही किया निक्की तुमने। अरे सोच समझ कर ही शादी करनी चाहिए। मैंने शादी के नाम पे हादसा बर्दाश्त कर लिया, तुम्हें थोड़ी करने दूंगा। आप क्या कहना चाहते हो? मुझसे शादी आपकी जिंदगी का हादसा है? अरे पगली, निक्की तुम्हारी बहन बिना हर बात दिल पे ले लेती है। अरे निक्की आई है, नाश्ता वाश्ता कराओ, बेचारी भूखी होगी। जिसके बाद चंचल निक्की को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन तीनों मिलकर सुशांत चंचल की शादी की एल्बम देख रहे होते हैं। तभी वहाँ सुशांत का दोस्त कार्तिक आता है और बोलता है, ओ कमीने, तू अपना फोन किस कोने में फेंक कर रखता है? कितनी बार कॉल कर लिया मैंने। अरे कार्तिक, इतने दिनों बाद आए हो और आते ही गुस्सा। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? भाभी जब भी कॉल करता हूं मजाले की ये उठा ले। मैं तो कहता हूं इसको फोन की जगह एक कबूतर ला के दे दो, कम से कम 2 दिन में इसकी खबर तो मिलती रहेगी। अरे मेरी औलाद शांत हो जा, आसपास देख भी लिया कर, आते ही गालियाँ बकनी चालू कर देता है। मेरी साली आई हुई है, उसके सामने तो दोस्त की इज्जत रख ले। उसके इतना कहते ही कार्तिक की नजर निक्की पर पड़ती है और वो उसे एकटक देखते ही रह जाता है और निक्की भी उसे प्यार से देखने लगती है। तभी चंचल निक्की के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, निक्की किचन में चलें? कुछ खाने को लाते हैं इनके लिए। हाँ चलिए ना। इतना कहकर वो उसे देखते हुए किचन की ओर चली जाती है, जिसके बाद सुशांत उसे बोलता है, बस कर, कितना घूरेगा, तेरी भाभी की बहन है। भाभी की बहन है तभी तो घूर रहा हूँ। साले तेरी साली है, वो भी कुंवारी, तूने कभी बताया क्यों नहीं? तूने तो घर बसा लिया, मुझे भी तो शादी का लड्डू खाने दे। अबे ओ सड़क छाप मजनू, निक्की को लव मैरिज करनी है और तूने अपनी शक्ल देखी है? जुगाड़ वाली शादी होती है ना, उसके लायक भी नहीं है तू। अबे यानी तूने अभी तक पहचाना नहीं है मुझे? अबे लड़कियां मरती हैं तेरे भाई पर। हाँ तो खुद सोचना, सुअर जैसा इंसान देखकर कोई जिंदा भी कैसे रह सकता है? अब तू जो बोल, मैंने तो सोच लिया है, तेरा साड़ू बन के रिदम लूंगा। जिसके बाद निक्की और चंचल चाय पकोड़े लेकर आते हैं और चारों मिलकर बातें करने लगते हैं। और उसके बाद उसी शाम को निक्की के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करके बोलती है, हेलो कौन? वही जिसे आज चाय पीते समय प्यार से निहार रही थी आप। ओ आप जीजा जी के दोस्त कार्तिक बोल रहे हैं। वैसे आपको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? क्या बात है, पहली मुलाकात में नाम भी याद हो गया। और हो भी क्यों ना, मैं कोई भूलने वाली चीज हूँ क्या? वो भाभी ने अपने इस देवर की अर्जी पर आपका नंबर सेंड कर दिया, बस। इतना कहकर वो हंसने लगती है और सारी रात दोनों खूब बातें करते हैं।
ऐसे ही समय बीतता है और दोनों फोन पर बातें करते करते एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और कुछ ही समय बाद निक्की और कार्तिक सुशांत चंचल को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देती है, जिस पर चंचल बोलती है, तो आखिर तुझे प्यार हो ही गया। और कार्तिक तुम तो बड़े तेज निकले, मेरी निक्की पर अपना जादू चला ही दिया। क्यों बे लुटेरे, दोस्त के घर में डाका, अपनी बर्बादी की बड़ी जल्दी पड़ी है। हाँ तो तूने तो कोई मदद नहीं की, तो मैंने ही सेल्फ हेल्प करके निक्की को इम्प्रेस कर लिया। सुशांत वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें माँ से भी निक्की की शादी की बात करनी होगी। वैसे भी वो निक्की से नाराज हैं। मैं उन्हें कल ही फोन कर सब बता दूंगी और यहाँ आने के लिए भी कह दूंगी। और जैसे ही निक्की के बारे में चंचल अपनी माँ सुजाता को कॉल पर बताती है, वैसे ही सुजाता बिना देर किए चंचल के घर आती है और वो चारों मिलकर उसे समझाते हैं। सबकी बातें सुनने के बाद सुजाता बोलती है, आखिर इस जिद्दी लड़की को अपने ही मन की करनी होती है। और दामाद जी, चंचल तो निक्की की बातों में आ गई, लेकिन आप तो समझदारी से काम लेते, लेकिन नहीं, आपने भी इनकी हाँ में हाँ मिला दी। तो ठीक है, अब आपको ही निक्की की शादी की सारी जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं तो इन दोनों को आशीर्वाद देने आ जाऊंगी। अरे सासू माँ, ऐसा जुल्म मत करो, भला दोनों बहनों के बीच में क्या ही कर पाता। चंचल तुम तो कुछ कहो। हाँ हाँ कहती हो ना। ठीक है माँ, आपने शादी के लिए मंजूरी दे दी, वही बहुत है। और निक्की की शादी उसके माँ के आशीर्वाद से हो, इससे ज्यादा अच्छा और क्या होगा। आप चिंता मत करो, आपके दामाद जी सब संभाल लेंगे। अरे ओ पागल औरत, क्यों अपने पति को कंगाल करने पर तुली है? इससे अच्छा था कि ये चुप ही रहती। जिसके बाद निक्की और कार्तिक सुजाता के पैर छूते हैं और उसके बाद सुजाता वहाँ से चली जाती है और बेचारा सुशांत लग जाता है अपनी साली की शादी की तैयारियों में। एक दिन वो शादी में होने वाले खर्चों का हिसाब लगाता है, तभी वहाँ चंचल आती है और सुशांत खुद से बोलता है, कैटरिंग हो गई, मैरिज हॉल भी बुक कर लिया, डीजे वाले को भी पेमेंट कर दी, डेकोरेशन हॉल वाला कर ही देंगे। और निक्की का लहंगा लेना है, महंगे वाला। ये पागल औरत, तेरा दिमाग फिर गया? अरे मजाक मत करो, मेरी शादी हुई है, पता है मुझे। शादी का जोड़ा लड़के वाले देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।